अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरर्स का एक और क्वेश्चन आपकी बुक की क्वेश्चन है एग्जाम्पल 36 नलतर स्टैब्लिशमेंट NE के नाम से। इस क्वेश्चन में उसने क्या किया हुआ जी, आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है और कहा है कि ये बैलेंस शीट गलत बन गई है और फिर नीचे ये भी बताया है कि वो गलत क्यों बनी है और नीचे एरर्स दे दी। वो कहते हैं जी एरर्स ठीक होने से पहले ये बैलेंस शीट बन गई हमसे, और नीचे उसने एरर्स दे दी कि ये एरर्स हुई हैं नीचे, इन एरर्स को ठीक करके, और उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि एक नई बैलेंस शीट बनाए। अच्छा जी, पहले बैलेंस शीट को पढ़ लेते हैं। देखिए, नॉन करंट एसेट दिए हुए हैं, फिक्स्ड एसेट्स दिए हुए हैं, करंट एसेट्स के नीचे स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, ड्राइंग्स दी हुई है। देखें, इसमें से दो तरह की गलतियां वो देगा। एक तो ये है कि वो बैलेंस शीट ही गलत बना के दे दी। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, करंट एसेट के नीचे आपको ड्राइंग्स नजर आ रही हैं। ये ड्राइंग्स करंट एसेट्स के नीचे नहीं जानी चाहिए थी। ये कहां पर जानी चाहिए थी? ये दरअसल यहाँ पर आपको कैपिटल के नीचे ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स यहाँ पर नजर आनी चाहिए थी। ठीक हो गया जी, एक तो ये गलती है। कैश बिल्कुल ठीक लिखा है जी। फिर कैपिटल में आ जाए, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, और डोंट फॉरगेट के ड्राइंग्स को इधर आना है, वो भी ले आएंगे जब हम ठीक करेंगे। तो लाइबिलिटीज में आ जाते, लाइबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स ठीक लिखें, अदर पेएबल्स, अक्रूड एक्सपेंसेस, ये लाइबिलिटीज हैं। लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड को भी लाइबिलिटी लिख दिया होगा। अब डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये दरअसल इनकम है, तो इसे भी हम ठीक करेंगे, इसे भी हम अपने प्रॉफिट में लेके जाएंगे। इसका इनकम स्टेटमेंट के साथ ताल्लुक है, इसका बैलेंस शीट के साथ ताल्लुक ही नहीं है। ठीक हो गया जी। तो उसने ये बैलेंस शीट बनाई हुई है जो कि गलत है। वो और इसके अलावा कहता है ये दो गलतियां तो हुई हैं, ड्राइंग्स और डिस्काउंट रिसीव्ड वाली, इसके अलावा भी गलतियां हुई हैं, और वो गलतियां उसने नीचे बताई हैं कि क्या क्या गलतियां हुई हैं जो अभी इसमें शामिल नहीं है। वो कहता है जी, द फॉलोइंग मैटर्स आर आइडेंटिफाइड। गुड कॉस्टिंग रुपीज 5800 received on 31st December 2019 were included in the year and physical count। ये भी अभी हम देख लेते हैं, या फिर इसको साथ साथ ही ठीक करते जाते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, बाय द वे, बैलेंस शीट दी हो और उसने एरर्स दी हो, तो सबसे पहले एरर्स को ठीक करें, और एरर्स को ठीक करके उसका इफेक्ट शो करते जाएंगे। ये देखेंगे, मैंने एरर्स के लिए नीचे अपना वो टिपिकल एक कॉलम बनाया हुआ है। इस और कॉलम में एरर्स ठीक करते जाते हैं, और इसने कहाँ कहाँ जाना है उस एरर्स के ठीक होने के बाद वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे कि एक एरर को देखेंगे, उस एरर को साथ साथ ठीक करते जाएंगे। राइट जी। तो देख लेते हैं जी, और उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में क्या जाना चाहिए ये भी साथ साथ ही करते जाएंगे। पहली अर्ज कहता है, गुड्स कॉस्टिंग 5800 received on 31st December 2019 were included in the year end physical count. However, these goods were recorded in purchase day book on 5th January 2020 on receipt of the invoice। ये बहुत दफा क्वेश्चन हम एंट्रीज पहले भी एक दो दफा आई है। देखें, अगर आपने परचेजेस की हैं, इसके लिए अभी से ही नोट कर लें, अगर आपने परचेजेस की हैं और आपका ईयर एंड डोंट फॉरगेट 31 दिसंबर है, अगर आपने परचेजेस 31 दिसंबर से पहले पहले की हैं तो वो आपकी परचेजेस रिकॉर्ड होनी चाहिए, वो आपकी परचेजेस रिकॉर्ड होनी चाहिए। वो कहते हैं जी 31 दिसंबर 2019 को हमारी परचेजेस हमने कर ली थी, इन्वेंट्री में वो हमने शामिल कर ली, लेकिन परचेजेस की एंट्री नहीं की। हमने परचेजेस की एंट्री कब की? 5 जनवरी को जाकर की। तो परचेजेस की एंट्री चूंकि हमने 5 जनवरी को की, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि परचेजेस अब अगले साल में लिखी जाएगी। परचेजेस हमेशा तब लिखी जाएंगी जब वो हमें रिसीव हो गई है। तो रिसीव अगर हमें 5 जनवरी को होती तो हम उसे अगले साल में लिखते, लेकिन वो रिसीव 31 दिसंबर को हो गई, यानी इसी साल के अंदर अंदर, इस साल के आखिरी दिन हमें मिली। बेशक आखिरी दिन, आखिरी मिनट, आखिरी सेकंड मिली, वो इसी साल में लिखी जाएंगी। अच्छा, अगर वो कहता है कि इन्वेंट्री में भी शामिल नहीं हुई तो फिर इन्वेंट्री में भी शामिल करते, लेकिन अब वो कहता है जी इन्वेंट्री में शामिल हो चुकी। तो इस एडजस्टमेंट को मैं पढ़ के आपको बता दूं कि वो कहता है हमने एक चीजें खरीदी थी, हमने इन्वेंट्री काउंट में तो उसे शामिल कर लिया हुआ, इसका मतलब है कि इन्वेंट्री तो ठीक रिकॉर्ड हो चुकी है।
लेकिन कहता है कि हमने परचेज की एंट्री तब की जब वो हमें इनवाइस मिली उसकी, तो हम परचेज की एंट्री बेशक की तब है, लेकिन उसे लिखेंगे किसे, इसी साल में। तो इसकी एंट्री परचेज की नहीं की हुई थी, वो अब कर देंगे सिंपली। इसकी ओरिजिनल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, रॉन्ग एंट्री भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली एंट्री जब परचेज की जाती है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो परचेजेस डेबिट हुई होंगी और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हुए होंगे। कितने से जी, 5800, 5800। बस ये एक एंट्री करनी चाहिए थी। हाँ, अगर वो कहता है कि इन्वेंट्री में भी शामिल नहीं हुई, तो फिर हम इन्वेंट्री भी बढ़ाते और दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बढ़ाते जी। राइट जी, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कम करते, क्योंकि इन्वेंट्री से बढ़ने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होती। अच्छा, ये हमने पहली एंट्री कर दी। अब इसका इफेक्ट जाहिर है नॉन करंट एसेट में नहीं गया हुआ, और सॉरी, इसमें नॉन करंट एसेट कह रहा हूँ, बैलेंस शीट में नहीं गया हुआ। तो बैलेंस शीट में देखें जी, हम इसका इफेक्ट कैसे लेके जाएंगे। ये देखें जी, मैंने साथ आपके वो जो गलत बैलेंस शीट है उसी को यहाँ पर लिख दिया जी। अब देखें जी, क्या होना चाहिए था जी, परचेज को और अकाउंट्स पेएबल को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था। देखें, परचेज परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी इसका तल्लक इनकम स्टेटमेंट के साथ है। लेकिन इसका तल्लक इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट के साथ है, तो हर वो चीज जिसका तल्लक इनकम स्टेटमेंट के साथ होगा, बैलेंस शीट को उसमें बैलेंस शीट में उसे किस में ठीक करेंगे, उसे प्रॉफिट में ठीक करेंगे। जो हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ ना यहाँ, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसका मतलब है ये जो 9360 नजर आ रहा है, इसमें ये परचेजेस शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल वैसे जैसे हम प्रॉफिट को एडजस्ट करते थे ना पिछले क्वेश्चंस में, तो इसमें प्रॉफिट दिया हुआ, तो इसमें जो प्रॉफिट से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी वो प्रॉफिट में ठीक हो जाएंगी। जो बैलेंस शीट की बाकी चीजें हैं वो अपनी चीजों में चली जाएंगी। मिसाल के तौर पर अकाउंट्स पेएबल है, तो अकाउंट्स पेएबल तो अवेलेबल है ना यहाँ पर, ये देखें ट्रेड पेएबल्स में ये नजर आ रहे हैं आपको, ये 17,332, तो पेएबल वहां पर लिख देंगे और परचेजेस को प्रॉफिट में लिख देंगे। तो देखें जी, परचेजेस हैं, तो पहले मैं परचेजेस को यहाँ लिख देता हूँ जी। परचेजेस हमारी बढ़ रही हैं क्योंकि डेबिट हो रही हैं, तो मैं इसे डेबिट करूंगा जी। ठीक हो गया जी, तो इसे मैंने डेबिट कर दिया। दूसरी तरफ दूसरी क्या चीज है जी, अकाउंट्स पेएबल है। अकाउंट्स पेएबल भी मैं भी जाता हूँ, ये जो अकाउंट्स पेएबल आपको नजर आ रहे हैं, इसमें मैं 5800 ऐड कर दूंगा। तो अब मेरी जो बैलेंस शीट पहली जो एडजस्टमेंट थी वो मैंने बैलेंस शीट में एडजस्ट कर दी जी। राइट जी, इसे बाद में टोटल भी कर लेंगे, लेकिन अभी साथ साथ हम प्लस माइनस करते जाए। राइट जी, तो पहली एंट्री में जिसमें परचेज रिकॉर्ड नहीं हुई थी, जब परचेज रिकॉर्ड नहीं होती तो एक तरफ हमारा प्रॉफिट जो है वो कम होगा। सॉरी, इसको कम करना चाहिए मुझे ना, एक्सपेंस है ना, मैं अभी गलती कर चला था। तो एक तरफ तो प्रॉफिट कम होगा क्योंकि परचेज बढ़ रही है, एक्सपेंस है, और दूसरी तरफ लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। दूसरी एंट्री देख लेते हैं। Goods goods sold on credit at a trade discount of 10% were recorded at gross amount of 6400। राइट, कहते जी हमने 6400 रुपए की चीजें बेची थी, 6400 रुपए की चीजें बेची 10% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर। लेकिन इसका मतलब है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है 6400 का 10% ले तो 640 रुपए से हमें ये सेल्स कम लिखनी चाहिए थी। लेकिन कहता है उसने सेल जो है वो 6400 रुपए की लिख दी, ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट शो ही नहीं किया। तो अब क्या करेंगे जी, अब हम उतने से अपनी 600 रुपए से सेल भी कम करेंगे और उतने से अपने रिसीवेबल को भी कम करेंगे। यानी हमने अपनी, अगर मैं इसको आपको लिख के बताऊं तो हमने क्या कर दिया हुआ, हमें एंट्री करनी चाहिए थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कितने से जी, 6400 का, 6400 में से जी हम अगर यहाँ पर कर लेते हैं जी, 6400 में से 640 डिस्काउंट माइनस होना चाहिए था। हमने इतने से एंट्री करनी चाहिए थी 5760 से, 5760 इतने से एंट्री होनी चाहिए थी। हमने कितने से कर दी जी, हमने वो कहता है जी ये एंट्री जो है ये फुल अमाउंट से कर दी 6400, 6400। वहां पर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, बेशक आप सीधा सीधा वो जो है 60, इसका मतलब है 640 रुपए से हमने अकाउंट रिसीवेबल को लिखना था 5760 लिख दिया,
6400, इसका मतलब है रिसीवेबल 640 रुपए से ज्यादा लिखेंगे। एक तो हम अपने रिसीवेबल को 640 रुपए से कम कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और दूसरी तरफ सेल्स भी तो बड़ी थी, वो भी कम कर देंगे और उसे डेबिट कर देंगे कितने से जी, 640 से। तो ये जी एंट्री वैसे तो सीधी सीधी हमें पता चल जाना चाहिए था कि जो 640 है उससे हमने सेल्स भी ज्यादा लिख दी है और रिसीवेबल भी, तो सिंपली सेल्स भी कम कर दें और रिसीवेबल भी कम कर दें उतने उतने से। अब हम इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में देख लेते हैं जी। बैलेंस शीट में देखिए, सेल्स इसका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट के साथ है, इसका मतलब है इसका ताल्लुक किसके साथ है, इसके साथ। सेल्स 600 रुपए से हमने ज्यादा लिख दी हुई थी, अब कम की है, तो इसका मतलब है 640 से सेल्स को मुझे कम करना है। दूसरी तरफ मेरे रिसीवेबल जो है वो भी सेल्स 640 से ज्यादा लिखे गए थे, तो ये मेरे रिसीवेबल नजर आ रहे हैं जी। मैं इसमें रिसीवेबल में जाकर 640 से रिसीवेबल को भी कम कर देता हूँ। तो सिंपली मैंने क्या किया जी, पहले तो सेल और रिसीवेबल की एंट्री पास की, यहाँ मुझे पता चल गया कि 640 से सेल ज्यादा लिखी हुई है, प्रॉफिट को एडजस्ट कर दिया और जो बैलेंस शीट में अवेलेबल थी चीज उसे बैलेंस शीट में जाकर ठीक कर दिया जी। राइट जी, नेक्स्ट आ जाए जी। An upgradation of a plant to improve quality and efficiency was completed on 1st July 2019 at a cost of rupees 2500. कहता है जी, the cost was charged to repair and maintenance expense. आपने एक नॉन करंट एसेट को, प्लांट जो है उसे अपग्रेड किया 2500 रुपए से 1 जुलाई 2019 को, यानी 6 माह पहले, और उसको जाहिर अगर अपग्रेडेशन है तो अपग्रेडेशन एसेट का हिस्सा बन जाती है। हमने क्या किया, उसे एक्सपेंस बना दिया, यानी एंट्री होनी चाहिए थी प्लांट डेबिट और कैश या रिसीवेबल क्रेडिट। कैश क्रेडिट कितने से जी, 2500। हमने कहते हैं जी गलती से प्लांट की बजाय से क्या लिख दिया, उसे रिपेयर लिख दिया और कैश लिख दिया। कितने से जी, 2500, सॉरी जी, 2500, 2500। राइट जी। अब ठीक करने के लिए, ये तो हमने बड़ी दफा एंट्री की है जी, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एक एसेट की जगह एक्सपेंस लिखा गया जी, तो प्लांट लिखा जाना चाहिए था, प्लांट को डेबिट कर देते हैं और जो गलत लिखा गया उसे क्रेडिट कर देते हैं। कितने से जी, 2500 से 2500 से। ठीक हो गया जी, एक तो ये काम कर दिया। दूसरा देखें, मैंने कहा था कि अगर आपने एसिड कम या ज्यादा लिख दिया तो साथ ही अगर आप गौर करें तो उसने अगर तो उसकी डेप्रिसिएशन के लिए भी वो बता देता, उसने बताया जी, अगर इसकी डेप्रिसिएशन, हाँ मेरे ख्याल डेप्रिसिएशन के लिए उसने बताया होगा कहीं पर, देख लेते हैं डेप्रिसिएशन के लिए कुछ बताया जी, यहाँ देख लेते हैं। ये उसने जी, प्लांट इज डेप्रिशिएटेड एट 20% स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है चूंकि हमने प्लांट नहीं लिखा हुआ था, अब प्लांट भी आ गया, साथ ही इसकी डेप्रिसिएशन की भी एंट्री आपने जरूर करनी होती है जी। अब क्या करेंगे जी, डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी। कितने से जी, इसका 20%, 2500 रुपया आपने प्लांट नहीं लिखा हुआ था, 2500 रुपया मल्टीप्लाई बाय 0.20 मल्टीप्लाई बाय, डोंट फॉरगेट कि ये 6 माह पहले हुआ, 1 जुलाई को हुआ ना, तो डिप्रिसिएशन भी 6 माह की आपने चार्ज करनी है। तो वो देख लेते हैं जी कितनी बनती है, 250 बनती है जी। ये 250 की डेप्रिसिएशन भी साथ ही चार्ज कर ली। ये हमने पहले भी तय किया था कि अगर कोई प्लांट एसेट नहीं लिखा था, अब लिखा है, तो फिर अगर रेट दिया हुआ तो उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी, क्योंकि पहले तो प्लांट लिखा ही नहीं था तो ज़ाहिर है डेप्रिसिएशन भी नहीं लिखी होगी। अब जब प्लांट लिखेंगे साथ डेप्रिसिएशन भी लिखेंगे। राइट जी, तो डेप्रिशिएट भी कर दिया, लेकिन ये ध्यान रखे कि कब, 6 माह पहले की डेप्रिसिएशन है, तो इसलिए 6 माह की सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। अब देख लेते हैं जी, इसको ठीक कर लेते हैं। प्लांट जो है यहाँ से शुरू हो जाए जी, प्लांट फिक्स्ड एसेट्स है,
तो फिक्स्ड एसेट्स में प्लांट डेबिट हो रहा है जी, इसका मतलब है प्लांट 2500 रुपए से ऐड हो जाएगा। ऐड क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लांट डेबिट हुआ जी। नेक्स्ट आ जाए रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस कम हुआ है, इसका मतलब है ये हमारी अब इनकम बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये मैंने बता दिया होगा, बहुत देर पहले हम डिस्कस कर चुके कि एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट अगर क्रेडिट है तो वो इनकम है, बेशक एक्सपेंस है या इनकम है। और अगर ये डेबिट है तो ये एक्सपेंस है। इसका यानी प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट जो है वो एक्सपेंस वाला हो जाएगा, बेशक इनकम है बेशक प्रॉफिट है। तो रिपेयर ऑल्दो हमारा एक्सपेंस है लेकिन क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है ये इनकम बन गया, इसे हम ऐड कर देंगे। राइट जी। दूसरा नीचे आ जाए जी, डेप्रिसिएशन भी 250 की है जी। ये 250 की जो डेप्रिसिएशन है, ये एक तो जाहिर है मेरे एसेट में से भी, तो क्योंकि नेट पर लिखी जाती है ना चीजें सारी, तो ये जरा ज्यादा ध्यान रखना है अपने कि डेप्रिसिएशन एक तो हमारे फिक्स्ड एसेट्स को भी कम करेगी। इस 2500 में से ये अभी डेप्रिसिएशन नहीं निकली हुई थी, ये भी निकलेगी। और दूसरी तरफ जाहिर है कि जाकर मेरा प्रॉफिट भी कम करेगी। कितने से जी? 250 से। तो मैंने 250 का जो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट था, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट मैंने प्रॉफिट में लिख दिया, और एक्यूमुलेटेड का डेप्रिसिएशन का इफेक्ट फिक्स्ड एसेट्स में शो कर दिया जी। राइट जी। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा जी, ये भी हमारा हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, which entry are we left with जी? A check of rupees 500 issued by a customer as an advance was dishonored and returned by the bank on 31st December 2019. No entry was made on return of check. देखिए, कोई भी कस्टमर की तरफ से एडवांस मिलता है, ये हम काफी दफा डिस्कस कर चुके। कहते हैं जी एक चेक हमने लिया था और चेक सॉरी हमें एडवांस में चेक मिल गया। तो जो एडवांस में चेक मिला था, फॉर एग्जांपल आपको आप कपड़ा बेचते हैं, किसी कस्टमर ने आपको पैसे एडवांस में दे दिए कि जब कपड़ा आएगा आपने ये मुझे भेज देना। अब जब तक आप कपड़ा नहीं बेचते तब तक ये आपके लिए सेल नहीं है, तब तक ये आपके लिए लायबिलिटी है, अनअर्न्ड इनकम है। राइट जी। सेल कब बनेगी? जब आप कपड़ा बेच देंगे, भेज देंगे, उसके तक पहुंच जाएगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे। राइट जी। तो जब भी एडवांस होगा तो इसकी एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट होता है और लायबिलिटी क्रेडिट होती है, यानी एडवांस या अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट होती है। एंट्री होनी चाहिए थी इसकी कैश डेबिट और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। कहते जी वो एंट्री कर चुके हैं, लेकिन पता चला कि वो जो चेक दिया हुआ था एडवांस का वही रिवर्स हो गया, वो रिवर्स हो गया। तो जब रिवर्स हो गया यानी डिसऑनर हो गया, इसका मतलब है जब आपने एंट्री की हुई थी, मैं वो एंट्री, ये एंट्री कैश डेबिट और एडवांस इनकम क्रेडिट या अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट, ये एंट्री आप कर चुके होंगे। ठीक हो गया जी। अब वो कहते हैं जी ये एंट्री तो आपने की, लेकिन पता चला ये कैश की बजाय बैंक लिखे क्योंकि चेक दिया हुआ है उसने। तो इसका मतलब है जी इतने से 500 रुपए, 500 में भी, ये भी 500 भी लिख ही देते हैं जी, जहाँ इतना लिखा है वहां 500 भी लिख देते हैं। 500 रुपए से आपका एक चेक है जो आपको कस्टमर की तरफ से मिला था लेकिन डिसऑनर हो गया। तो जब डिसऑनर हो गया चेक, तो आपने एंट्री जो की हुई थी बैंक डेबिट एडवांस इनकम क्रेडिट, इसे रिवर्स कर दें। अब एडवांस इनकम क्रेडिट डेबिट हो जाएगी और बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कितने से जी? 500 से, 500 से। राइट जी। तो ये सिंपली अपनी एंट्री कर देनी है। मैं फिर से बता दूं कि आपने, कहते हैं जी एक चेक मिला आपको एज एडवांस, तो जब एज एडवांस मिला होता है तो आपने उसकी एंट्री की क्या कर दी होती है? बैंक डेबिट एडवांस इनकम क्रेडिट। यानी अगर तो आपने सेल कर दी होती तो एंट्री होनी थी बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन क्योंकि अभी एडवांस में ही मिला है तो हम उसको एडवांस इनकम के तौर पर लिखेंगे, अन इनकम के तौर। लेकिन कहता है कि ये भी जो मिला था ये भी डिसऑनर हो गया। तो जब डिसऑनर होता है तो हम इस एंट्री को उल्ट कर देते हैं, अब एडवांस डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट देख लेते हैं जी। देखिए जी, एडवांस इनकम इज लायबिलिटी, इसका मतलब है एक तो हमारी लायबिलिटी कम होनी चाहिए, लायबिलिटी में जाती है तो ये जाहिर है अदर पेएबल्स में होगा कहीं पर,
तो मैं इस लायबिलिटी को इतने से कम कर देता हूँ 500 से। दूसरी तरफ बैंक भी, कैश भी तो गया, तो हम कैश को भी इतने से 500 से कैश भी कम कर देंगे। राइट जी, जी ये हमारा काम होना चाहिए था, ये मैंने सारा काम कर दिया। और देख लीजिए, और तो कोई एंट्री नहीं जी, तमाम एंट्रीज हो गई। अब इस जो बैलेंस शीट थी, इस बैलेंस शीट को हम ठीक कर लेते हैं जी। देखें, इस बैलेंस शीट में एक तो ये जो आपको नजर आ रहा है 1400 रुपये, ये नहीं होने चाहिए। ये कहाँ पर जाने चाहिए? ये भी यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल जो है, यहाँ पर मैं इसमें से अब इसी में से माइनस कर देता हूँ। कोई ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में से माइनस हो जाता है। तो मैं 1400 रुपया कैपिटल में से माइनस कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया जी, ये जो ड्राइंग्स ऊपर गलत लिखी हुई थी, इन्हें मैंने यहां से खत्म करके कहां पर लिख दिया, यहाँ पर, जिसे एक्चुअली जगह पर जाना चाहिए था वहां पर लिख दिया। दूसरा, ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये भी दरअसल आपकी लायबिलिटी नहीं है, मैं इसे भी खत्म कर रहा हूँ। ये आपकी क्या थी? इनकम थी। तो मैं उतने से इसे इनकम में ऐड कर रहा हूँ 480 से। राइट जी, तो मैं 480 से कितने से 3 ऐड 480 जी। राइट जी, अब मैंने जो चीजें जहां जहां जानी चाहिए थी वो लिख दी, और जो चीजें गलत लिखी थी उन्हें भी अपनी अपनी जगह पर एडजस्ट कर दिया। अब सारी अगर मैं इसकी टोटल कर लेते हैं जी, इसका टोटल ये बन जाएगा। ये पहले ही ठीक है जी, इसका भी टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल ये बन जाएगा, इसका टोटल ये बन जाएगा, इसका टोटल ये बन जाएगा, इसका भी टोटल कर लेते हैं जी। इसका तो हो ये बन जाएगा जी, ये इसका टोटल भी ये बन जाएगा, और इसका भी टोटल ये बन जाएगा जी। और इसको अब टोटल कर लेते हैं। ठीक है जी, अब टोटल देख लेते हैं जी। एसेट्स का टोटल देख लेते हैं जी। ठीक होने के बाद एसेट्स का टोटल नजर आ रहा है जी हमें 6 to 600। The total of asset side is 6 to 600, और कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल जी ये भी 6 to 600 ही है। तो इसका मतलब है जी हमने बिल्कुल ठीक काम कर दिया जी। राइट जी, तो दिस कंक्लूड आवर टुडेज लेक्चर जी। आई होप इसकी आपको समझ लग गई होगी। नहीं समझ लगी तो यू कैन कॉल मी एट माय व्हाट्सएप नंबर 0300 8434 941। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।